नवोदय की परिस्थिति और परिवेश ने मुझे तपाया और संघर्ष सिखाया। यदि एक मेंटोर सही समय पे मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 10:15 बजे मेरी पत्नी का फोन आता है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप घर आ जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का बच्चा जिसके घर में पढ़ाई का माहौल ना हो पर उसकी अहमियत पता हो, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे ना हो और जिसके ऊपर 7 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी हो कि हाफ टाइम में स्कूल से आएगा और अपने पशुओं को चारा देगा और पानी पिलाएगा। नमस्कार, मैं हूं आदेश। जवाहर नवोदय विद्यालय मेरठ और आगरा 2007 पास आउट हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ और वर्तमान समय में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। ये सफर बहुत आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। इसमें अनेकों समस्याएं हुई, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता, उस संघर्ष से जूझने का साहस मुझे नवोदय विद्यालय ने दिया। मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा। मेरे पिता मजदूरी करते थे और माता घर के साथ पशुपालन भी करती थी। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम प्राथमिक तौर पर अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर काम करें। पढ़ना पढ़ाना ये हमारे लिए सेकेंडरी था। मेरे बड़ा भाई और 2 बहनें माता पिता के साथ हाथ बटाते थे क्योंकि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैं और मुझसे बड़ा भाई 2 लोग हम पढ़ रहे थे। हम लोग, जब मैं 7 साल का था तो हम दोनों के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब स्कूल की आधी छुट्टी, मतलब आजकल का लंच ब्रेक होता है, उस समय हमें अपने पशुओं को चारा डालना और पानी पिलाना पड़ता था। ये प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था। जब पूरे स्कूल खत्म हो जाता था तो उनको नहलाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों भाइयों की थी। पिताजी के साथ सबसे बड़ा भाई जाने लगा तो एक दिन पिताजी को लगा क्यों ना हम इस रास्ते को बदलने का प्रयास करें। हम क्यों मजदूरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं किसी और से कुछ कराने की कोशिश करूं। इसी सोच के साथ मेरे पिताजी को, सबसे बड़े भाई को, एक वकील के पास तहसील में लेके गए मुंशीगिरी सिखाने के लिए और उनके साथ रहने के लिए कि थोड़ा पढ़ लिख लिया है तो काम करेगा। हमारे घर में शिक्षा का माहौल नहीं था, शानदार संसाधन नहीं थे। पिताजी भाई को लेकर गए और उसको मुंशीगिरी सिखा दी। हमारे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, हमारे संसाधन नहीं थे, लेकिन एक बात हमें रोज सिखाई जाती थी कि बेटा, इस किताब में सारी दुनिया बसती है। दुनिया की चकाचौंध, दुनिया के सारे सुख इन किताबों में है, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। आर्थिक स्थिति को सुधारना प्राथमिक था, लेकिन पढ़ना भी जरूरी था। एक अनपढ़ पिता, एक अनपढ़ माता, एक बिना पढ़े लिखे माँ बाप यदि ऐसा सोच भी रहे हैं तो ये किसी भी समाज में रह रहे व्यक्ति के लिए एक पहली सीढ़ी को पार करना हो जाए। उन्होंने ऐसा सोचा और भाई को एक पढ़े लिखे लोगों के संसार में भेज दिया। जब बड़े भाई पढ़े लिखे लोगों से मिले, कहीं से उनको पता चला कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री में होता है और वो एक सरकारी स्कूल है। ये पहला पड़ाव था इस सूचना का मिलना कि अब किसी का भविष्य उज्जवल होने की तरफ। भैया ने मेरा फॉर्म भरवाया, तैयारी के लिए बूस्ट किया और मैंने एग्जाम दिया। मैं पास, मैं एग्जाम देकर पास हुआ, नवोदय पहुंचा। नवोदय ने जो वैल्यू सिस्टम बिल्ड किए, उन वैल्यू सिस्टम का पता हमें तब चलता है जब हम नवोदय से बाहर चले जाए। नवोदय के अंदर सबसे पहली और मार्मिक जो घटना थी जिसने मेरे दिल को छुआ वो ये थी कि मैं 7वीं क्लास में था। पीटी टीचर मैम, सर्दी के दिन थे, पीटी टीचर मैम ने देखा, मुझे अपने पास बुलाया। मेरे हाथ के उंगलियों के हिस्से, अगले हिस्से सर्दी की वजह से लाल थे। उन्होंने अपने पास बुलाया और मेरे हाथों को दबा के उसमें मुंह से फूंक मार के उनको गर्म करने का प्रयास किया। शायद उस समय मेरी माँ मौजूद होती तो ना करती। हालांकि ये माँ के लिए कहना एक गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरी माँ भी उस समय मेरे लिए ऐसा ना करती। उनके ऊपर भी 5 बच्चों की जिम्मेदारी, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी, पिताजी का हाथ बटाने की जिम्मेदारी, सभी थे। उन मैम का नाम बीना शर्मा है और उनके इस प्यार दुलार ने एक और नई वैल्यू पैदा की कि इस परिसर में माँ बाप भाई बहन सब मौजूद है। रेक जाखड़ मैम से हिंदी पढ़ने और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की प्रेरणा मिली। पीके त्यागी सर ने पढ़ने का तरीका बताया। वहां के कल्चर ने एक ऐसी भूमिका निभाई कि हम कितनी एक साथ कितनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए गार्जियन भी खुद था। हर नवोदय का बच्चा इसमें ऐसा ही होता है। नवोदय का हर एक बच्चा अपने लिए गार्जियन भी खुद होता है, अपना केयर टेकर भी होता है और अपना वेल विशर भी होता है। वो एक साथ विद्यार्थी होने के साथ साथ अन्य 3 और जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है, जिसमें उसे कभी दिक्कत ही नहीं होती। ये वैल्यू सिस्टम एक नवोदय को तय करता है कि वो किसी भी जगह जाके, किसी भी फील्ड में जाके अलग अलग समय, एक ही समय पे अलग अलग तरह की जिम्मेदारियों को निभा सकता। मैं नवोदय में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन इस बात का आज पता चलता है कि नवोदय का एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अपने एरिया का टॉपर होता है। तो वहां एवरेज या बिलो एवरेज होना भी कोई छोटी बात नहीं। 10th
मेरी 57.6% से पास हुई। मुझे होटल मैनेजमेंट के लिए आगरा जाना था। मैं JNV आगरा गया, वहाँ रहा, जानकारी की, तो पता चला कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छी नौकरी चाहिए तो BHM करना ही पड़ेगा। BHM करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। कुछ समय बाद मैं घर आया, मैंने अपनी बात रखी तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस के जानकारी का अभाव, इंटरनेट की अनुपलब्धता और आर्थिक तंगी ने मेरे इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। घर में कहा कि हम इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे। अब मैं उसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन अचानक परिवार में एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ एक और नया मोड़ आया, और वो मोड़ था मेरे सबसे बड़े भाई का एक्सीडेंट होना। उनसे छोटे मतलब मुझसे बड़े भाई का CRPF में भर्ती हो जाना। ये दोनों घटनाएं जब एक साथ हुई तो अब घर में एक जिम्मेदार लड़के की आवश्यकता पड़ी, जो अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियों को संभाल सके, खेत में काम कर सके और पशुओं का ध्यान रख सके। चारों तरफ निगाह दौड़ाई, जब कोई नजर नहीं आया तो निगाह मेरे ऊपर आ गई। मुझे नवोदय से वापस बुलाया गया, 11th क्लास में एग्रीकल्चर में एडमिशन दिलाया गया और कहा गया कि आज से तुम्हारे ऊपर ये 3 जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरा पढ़ने का रूटीन बन गया था तो पढ़ाई अब मेरी प्राथमिकता थी, दौड़ना मेरी सेकेंडरी था और खेत और पशुओं को की देखभाल करना मेरा टर्सरी था। मेरे पास ये 3 काम आए और मैं इन तीनों कामों को एक साथ करता रहा। क्योंकि मेरा बड़ा भाई केवल पढ़ाई और दौड़ की बदौलत पुलिस में भर्ती हुआ था, CRPF में भर्ती हुआ था, तो एक घर में एक उम्मीद जगी कि अब घर की स्थिति सुधरने की तरफ है। उसी को आधार बनाकर मैंने काम करना शुरू किया और 19 साल की उम्र में मैंने लगभग 6 एग्जाम दिए, जिसमें सेना, बैंक और रेलवे। पूर्णतः सफलता कहीं नहीं मिली। 2009 में CISF में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन इस बीच मैं दिल्ली पुलिस और UP पुलिस का फिजिकल और बाकी सब चीजें कर चुका था। तो मेरा रिजल्ट और एग्जाम होना बाकी था। मैंने CISF ज्वाइन की और मैं चला गया। बीच में आकर मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम के कुछ दिन बाद मई 2010 में मेरा रिजल्ट आया। दिल्ली पुलिस और UP पुलिस का दोनों का एक साथ रिजल्ट था। दिल्ली पुलिस में एक कुछ चीजें बाकी थी और UP पुलिस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मैंने UP पुलिस को चुना और 2011 में UP पुलिस ज्वाइन कर ली। ये जनवरी 2011 की बात है। इस दौरान मैं BA फर्स्ट ईयर कर चुका था और अन्य जगह पे फोकस होने की वजह से BA सेकेंड ईयर में पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार एग्जाम नहीं दे पाया, तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ। ऐसे करते करते मेरी 6 साल में BA हुई। BA सेकेंड ईयर में फेल होना और एक 6 साल का पीरियड उसमें खपा देना, और ये भी नाम मात्र की थी क्योंकि मेरे 39.9% नंबर थे। अब मैं घर का पहला ग्रेजुएट था, लेकिन नाम मात्र का ग्रेजुएट था। फिर एक सपना देखा UGC नेट करने का, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी थी। मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया और जब इकोनॉमिक्स में MA कंप्लीट हुआ तो मेरे नंबर उसमें 48% रहे। तो मेरा इस सब्जेक्ट में नेट करने का सपना भी टूट गया। मैंने नौकरी शुरू की। नवोदय की परिस्थिति और परिवेश ने मुझे तपाया और संघर्ष सिखाया, इसीलिए मैं आज यहाँ। नवोदय ने उसे सिर्फ जिम्मेदारी वहन करना ही नहीं सिखाया, एक चिंगारी दी, एक जुनून दिया, किसी भी काम को कर गुजरने की हिम्मत दी। कर रहा था। और अगर इधर एजुकेशन के अलावा दूसरे नौकरी की जर्नी देखें तो 20 में नौकरी, 22 में शादी, 23 में बेटी, 25.5 में बेटा। इधर एक ये जिम्मेदारी मैं लगातार निभा रहा था, लगातार चल रहा था। अब लगा कि ना नेट हो पाएगा ना कुछ और, इसलिए अब नहीं करना चाहिए कुछ। फिर एक मोड़ आया और उस मोड़ ने मेरे जीवन बदल दिया। सहारनपुर में दंगा हुआ, वहां मुजफ्फरनगर के तत्कालीन SSP को सहारनपुर में SSP बनाया, क्योंकि कार्यालय के काम से मेरा अक्सर SSP से, कप्तान से टाई अप रहता था, संपर्क रहता था, मिलता रहता था। तो मैं लगभग 5-6 महीने उनसे लगातार मिला। एक घटना ऐसी हुई कि हम दोनों को पता चला कि वो जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी से 1999 पास आउट है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मेरठ और आगरा। क्योंकि नवोदय के आधार पर मैं 2007 पास आउट हूँ, तो मैं जब जिसको भी बताता हूँ तो मैं 2007 ही बताता हूँ कि मैं 2007 पास आउट हूँ। अब हमारा रिश्ता एक सिपाही और SSP का नहीं था, अब हमारा रिश्ता एक भाई जैसा था, क्योंकि एक सख्त अधिकारी है,
फिर भी मैंने डरते डरते उनसे एक बात कही कि भैया मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। उनके जवाब की मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि उनका ऐसा जवाब होगा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में हाँ कहा, विभागीय मदद की, आर्थिक मदद की और एक मेंटर के रूप में मेरे जीवन में कदम रखा। यदि एक मेंटर सही समय पे मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में इन्हीं कारणों से पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन मैंने एक और उसमें एड ऑन कर लिया था कि तैयारी शुरू करने के दौरान मैं इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट लेकर गया था मेंस के लिए। मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें मेरे अनुकूल नहीं है, तो मैंने अपना विषय बदला। अब मेरा विषय हिंदी साहित्य था, जिसको मैंने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर से पढ़ा है। उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल पढ़ाया नहीं, मेरे जीवन में उतार दिया। अब हिंदी साहित्य जैसे ही मैंने इस विषय चुना, इग्नू से एमए करना शुरू कर दिया। एमए के दौरान मैंने 2 बार यूजीसी नेट दिया, पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ। इसी बीच एक घटना ऐसी घटी जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे, तो मैं अपने माता पिता दोनों को अपने पास ड्यूटी पर लेकर चला गया था। वहां उनका इलाज करा रहा था पिताजी का। 15 अगस्त के दिन मेरी मम्मी मुझसे बोलती है कि बेटा पेट में दर्द है। मैंने मम्मी से कहा कि मैं ध्वजारोहण करने के बाद आपको डॉक्टर के लेके चलूंगा और मैं बस जल्दी आता हूँ, सुबह का समय है, अभी डॉक्टर नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि कितनी बड़ी इमरजेंसी है। मैं ध्वजारोहण में था तो लगभग 10:15 बजे मेरी पत्नी का फोन आता है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप घर आ जाइए। मैंने सारे काम छोड़े और 6-7 मिनट में मैं घर पहुंच गया। मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मेरे पास नहीं थी। इस घटना ने मुझे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मेरे पिता बीमार थे और मेरी माता नहीं रही। उनके साथ रहते रहते मैं जब पढ़ता था या उनसे बात करता था तो मेरी माँ मुझसे रोज पूछा करती थी कि बेटा तुम्हारा अब क्या चल रहा है। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कौन सी परीक्षा दे रहा हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ, बस उनको पता था बेटा पढ़ रहा है। वो रोज मुझसे पूछा करती थी बेटा क्या हो। और उनके जाने के बाद तीसरे प्रयास में मेरा यूजीसी नेट हुआ। उधर हिंदी में मेरा नेट हुआ और इधर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकेडमिक्स में अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं फ्री हूँ, तो मैं इसी बीच 6 महीने मैंने ट्राइबल्स को पढ़ा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत। 6 महीने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत। CCC कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होता है वो किया। विभिन्न समय पे अलग अलग चीजें, अलग अलग उत्तर प्रदेश पुलिस के कोर्स किए कंप्यूटर संबंधी। लेकिन यूजीसी नेट होने से लेकर और पीएचडी एडमिशन तक, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन कहीं हो नहीं रहा था, जो बच्चे रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या रेगुलर किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, उनकी प्राथमिकता के सामने मेरी दावेदारी फीकी पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि अभी एडमिशन नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लेता हूँ। फिर मैंने पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन 1 साल का कोर्स किया और जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ उसके तुरंत बाद मेरा एडमिशन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी में हो गया। कमाल की बात है कि जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ तो मेरा ट्रांसफर सहारनपुर से गौतम बुद्ध नगर हो गया था और यहाँ पर डीआईजी मुख्यालय या कमिश्नरेट होने की वजह से एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बबलू भैया ही थे। एक बार फिर उन्होंने मेरी छुट्टी अप्रूव की और कोर्स वर्क के लिए भेजा। एक बार फिर वो मेरे मेंटर बने, एक बार फिर वो मेरे सबचिंतक बने और मुझे फिर से समय दिया। आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ और एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डीलिट की उपाधि, मानद उपाधि दे दी है। अब जब मैं चलता हूँ तो अपनी नेम प्लेट पे डॉक्टर आदेश कुमार लगा करके वर्दी पहनता हूँ। ये बच्चा जो सपने बुन के आया है और असफलताओं के चंगुल से बार बार बच के निकला है, गरीबी की मार से आगे आया है, तो जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और नवोदय की जो वैल्यूज हैं वो आज भी मेरे जीवन में उसी तरह काम कर रहे हैं। मैं आज भी 3 जिम्मेदारी अलग अलग समय पे निभाता हूं। ऑफिस में मैं पुलिस का काम करता हूं या ड्यूटी पे मैं अपना पुलिस का काम करता हूं। घर पे मैं बच्चों की देखभाल और बच्चों के साथ समय बिताता हूं और अपने निजी सोने के समय पे मैं पढ़ाई भी आज भी करता हूँ। ये मैंने मैनेज किया है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है और मैं तीनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता हूँ और साथ में चलता हूँ। एक गरीब परिवार से उठा हुआ, असफलताओं के घेरे से घिरा हुआ, समस्याओं से जूझने वाला और लगातार हर्डल्स को पार करने वाला यदि एक बच्चा ऐसा कर सकता है तो आज की यूथ जनरेशन क्यों नहीं कर सकती। मैं तो यही कहूंगा कि जब मैं कर सकता हूं तो सब कर सकते हैं और करें क्यों ना, जिम्मेदारी उठाएं क्यों ना। इस संघर्ष के जीवन को यदि नहीं जियोगे तो फिर चीजें बिखर जाएंगी।
इस बिखराव से बचने के लिए हमें सभी प्रयास करने पड़ेंगे। धन्यवाद।